क्यूटीज, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में से सेकंड चैप्टर कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर करने वाले हैं, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आज का जो पार्ट है वो आपका आसियान और चाइना के बारे में है, जो इस बुक के बाकी पार्ट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आसियान के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे एक लोगो दिया गया है आसियान का, जिसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी दिए गए हैं, राइस। 10 स्टॉक्स ऑफ राइस दिए गए हैं, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की सॉलिडारिटी, यूनिटी और बॉन्ड को, फ्रेंडशिप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आसियान फॉर्म क्यों हुआ, आसियान की फुल फॉर्म और ये सारी चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आगे वाली स्लाइड में मिल जाएगा, बट उससे पहले आसियान फॉर्म क्यों हुआ। आसियान फॉर्म होने के कुछ चीजें थी, कुछ रीजंस थे। सबसे पहली चीज, रिपीटेड कोलोनियलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनियलाइजेशन? कोलोनियलाइजेशन का मतलब क्या है, जब कोई और कंट्री, जब कोई बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री पे कब्जा कर ले, उसकी सॉवरेनिटी पे कब्जा कर ले, तब हम उसको कोलोनियलाइज होना बोलते हैं। जैसे कि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, वैसे ही जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, नेशंस थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के कॉलोनी बने हुए थे। कॉलोनियलाइजेशन से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके बाद जब उनको फ्रीडम मिली, जब वो फ्री हुए, तो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी नेशन बिल्डिंग की, कि हमें हमारा नेशन कैसे बिल्ड करना है। पॉवर्टी की प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। इकोनॉमिकली वो इतने बैकवर्ड हो चुके थे, जैसे कि इंडिया के केस में हुआ था जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, राइट। हम भी नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे, हम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी फेस कर रहे थे, पॉवर्टी भी फेस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें आसियान कंट्रीज के साथ भी थी, राइट। और उनको एक और चीज थी कि हमें वेस्ट के साथ भी compete करना है। compete एज इन हमें उनके बराबर पहुंचना है, उनके दिए गए स्टैंडर्ड्स पे चलना है हमें। तो उनके माइंड में ये भी एक बहुत बड़ा भार था उनके पास। अब अगर हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें, आपको आसियान के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, आपने ये इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। सबसे पहली चीज, व्हेन आई एम सेइंग आसियान, ASEAN, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। ये हमारी आसियान की फुल फॉर्म है। एस्टैब्लिश कब हुआ, 1967 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जाकर्ता, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं, PM सिट। PM सिट का मतलब क्या है, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, S से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया एंड T से थाईलैंड, राइट। ये जितने भी निमोनिक्स मैं फॉर्म करूंगी या देखूंगी, आपको मैं एक अलग से वीडियो में जरूर बताऊंगी, सो दैट आप उसमें से ही लर्न कर पाओ। तो अभी के लिए PM सिट जो है वो इसका निमोनिक है, जिसको आप यूज कर सकते हो आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स को याद करने के लिए, राइट। PMSIT, ओके। तो ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम का एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसके बाद आसियान फॉर्म हुआ। बट हमने पढ़ा कि आसियान में तो 10 मेंबर्स थे, जो बाकी 5 मेंबर्स थे उन्होंने आसियान को बाद में ज्वाइन किया, जिनके नाम मैंने आपको आपकी स्लाइड में दे रखे हैं, राइट। तो फाउंडिंग मेंबर्स 5 थे जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके लिए निमोनिक है PM सिट, उससे आप याद कर सकते हो। और बाकी के 5 मेंबर्स भी आपको इसमें गिवन है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आसियान हमने फॉर्म किया क्यों, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें आसियान फॉर्म करना पड़ा। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें आसियान कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना था, और दूसरा हमें उसके रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के बारे में सोचना था।
राइट। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आफ्टर दैट एक आपको टर्म दी गई है आसियान वे। व्हाट डू यू मीन बाय आसियान वे? आसियान वे का मतलब है एक तरह का इंटरैक्शन, एक तरह की मीटिंग, किनके बीच में? आसियान कंट्रीज के बीच में, जो कि एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, मतलब इसमें बस लोग मिल रहे थे, आसियान कंट्रीज मिल रही थी और काफी सारे जो टॉपिक्स थे, मुद्दे थे, उन पे डिस्कशन हो रहा था कि उन पे कोऑपरेट कैसे किया जाए। राइट, ये एक तरह का रीजनल फोरम था, एक तरह का इंटरैक्शन था जिसमें डिस्कशंस हुई सो दैट कोऑपरेशन बिठाया जाए। इसके बाद कुछ पिलर्स दिए गए हैं, 3 पिलर्स हैं आसियान के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, राइट। तो ये 3 पिलर्स कौन से हैं? 2003 में स्टैब्लिश हुए थे। सबसे पहली चीज, ये पिलर्स कौन कौन से हैं? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सबसे पहले मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, मैंने तीनों पिलर्स की डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। आपको इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में भी, दिस इज इनफ फॉर योर क्वेश्चन, राइट। एक एक करके हम तीनों पिलर्स डिस्कस करेंगे। पहला, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी की बात चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी के चीजों पे आसियान ने क्या क्या रूल्स बनाए, क्या क्या चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। वो सबसे पहला, जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलने चाहिए। मतलब जो छोटे मोटे टेरिटोरियल झगड़े हैं वो फुल फ्लेजेड वॉर में, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलने चाहिए। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला कर रही है, दैट्स नॉट डन, वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरा, 2003 तक आसियान ने काफी सारे सेवरल एग्रीमेंट साइन किए, किसके लिए? पीस को, कोऑपरेशन को, न्यूट्रलिटी को अपहोल्ड करने के लिए, ताकि पीस, स्टेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, ये सब चीजें, कोऑपरेशन, ये सब चीजें हम इम्प्लीमेंट कर पाए, इनके लिए कुछ स्टेप्स ले पाए, इसलिए उन्होंने अग्रीमेंट साइन किए। इसके बाद आसियान रीजनल फोरम बनाया गया, ये आपका तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब फॉर्म हुआ? 1994 में। ARF, आसियान रीजनल फोरम, कब फॉर्म हुआ? 1994 में। एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पे कोऑर्डिनेशन बिठाया करती थी, जितनी भी आसियान कंट्रीज थी उनके बीच में, राइट। जितनी भी आसियान कंट्रीज थी उनके बीच में सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए आसियान रीजनल फोरम बनाया गया 1994 में, ओके। इसके बाद आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आया है, जो कि हमारा सेकंड पिलर है। इसके बारे में अगर हम देखें, देखो वैसे तो इकोनॉमी अगर हम कंपेयर करें तो यूएस, EU, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन और जापान से बहुत छोटी इकोनॉमी है, बट जिस रेट से ये ग्रो कर रही है वो इन सबसे बहुत ज्यादा है, राइट। ये आपकी बुक में मेंशन है। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत छोटी इकोनॉमी है, बट जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है वो मेजर जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज हैं, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन सबसे ज्यादा लेवल पे ग्रो कर रही हैं, राइट। इसके बाद इसका एम क्या था कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया जाए, कॉमन मार्केट बेस क्रिएट किया जाए, जिसमें आसियान स्टेट्स को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का मौका मिले, राइट। इकोनॉमिक टर्म्स में बात हो रही है, मतलब पैसों की बात हो रही है, तो जितने भी इकोनॉमिक और सोशल एड्स हैं वो इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाएं। लास्ट इसका टॉपिक क्या है, लास्ट इसका पॉइंट क्या है? FTA, फ्री ट्रेड एरिया जो थे वो लॉन्च किए गए, सो दैट बाहर की कंट्री आ सके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, लेबर, सर्विसेज, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट हो सके, राइट। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, नेगोशिएशंस और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए, नेगोशिएशंस करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए ये कम्युनिटी बनाई गई।
इसकी एक टर्म है आसियान 2020। बेसिकली ये एक तरह का आउटलुक है आसियान का कि वो 2020 तक क्या अचीव करना चाहती थी, अपने आप को किस तरीके से देखती थी। तो आसियान 2020 अपना रोल बताती है कि 2020 तक इंटरनेशनल कम्युनिटी में आसियान की क्या रोल रहेगा, आसियान का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, राइट। इसके बाद इंडिया ने 3 आसियान कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन किया था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था। कौन सी 3 कंट्रीज थी वो? सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। कौन सी 3 कंट्रीज थी? सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया, राइट। और लास्ट इसका पॉइंट क्या है? ये एक ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया में, ऐसी सिंगल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया में जो कि एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करती है एशियन कंट्रीज को, सो दैट जितने भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनमें यहाँ कोऑर्डिनेशन बिठाई जाए, उनमें यहाँ डिस्कशन हो सके, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बारी में क्लियर ना हुआ हो, एक बारी में चीजें दिमाग में ना बैठी हो, एक बार फिर से रिवाइंड करके आप ये पूरा पार्ट सुन सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद आसियान हमारा खत्म हो चुका है, आसियान हमारा इतना ही था। इसके बाद अब हमारी आ रही है चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ? हमारा थर्ड सेंटर ऑफ पावर, राइट। चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ? सबसे पहले हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखो 1949 में, अब इसमें बहुत सारी डेट्स आएंगी जो मैंने आपको मेंशन की हुई हैं, आपको वो याद करनी है। जो समझाने वाला है मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ, राइट। 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुई। ये एक पार्टी थी चाइना की, राइट। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ माओ के जरिए, जिसके बाद हमारी ये पार्टी फॉर्म हुई। क्या था पार्टी का नाम? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब फॉर्म हुई? 1949 में। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद इकोनॉमी उन्होंने किस पे बेस करी? उन्होंने बोला कि हम सोवियत मॉडल पे अपनी इकोनॉमी बेस करेंगे, एज इन सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब चीजों पे अपनी इकोनॉमी को हम बेस करेंगे, राइट। अब इसका मतलब क्या था कि सारी चीजें स्टेट कंट्रोल होंगी, सारी चीजें स्टेट ओन्ड होंगी। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको सोवियत मॉडल के बारे में बताया था, सोशलिज्म, राइट। सारी चीजें स्टेट कंट्रोल होंगी, हम हैवी इंडस्ट्रीज फॉर्म करेंगे बट सारी चीजें स्टेट के दायरे में होंगी, राइट। इसके बाद क्या हुआ? इस टाइम पे चाइना ने डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जिससे हम इंपोर्ट कर पाए हमारे पास इतना नहीं है, तो हम इंपोर्ट को अवॉइड करके हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक गुड्स बनाएंगे। मतलब जो हमें चाहिए, जो चीजें हम इंपोर्ट भी किया करते थे वो भी हम चाइना में प्रोड्यूस करेंगे, चाइना में बनाएंगे, राइट। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हुए, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए। सबसे पहली चीज पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हुए? डेवलपमेंट इंश्योर की गई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की गई कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सोशल वेलफेयर की बात की गई, मतलब लोगों के भले की बात की गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे फोकस किया गया, एजुकेशन फॉर ऑल इस पे ध्यान दिया गया कि हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब इन सब चीजों की वजह से 5 to 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई। पर जहां किसी के पॉजिटिव्स होते हैं वहां कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं, नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलती हैं। अब वो सब चीजें क्या थी? सबसे पहली चीज हमने पढ़ा 5 to 6% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, बट 2 to 3% एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमें चाइना में देखने को मिली, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी चाइना में वो सफिशिएंट नहीं थी उस पॉपुलेशन के लिए, राइट। वो सफिशिएंट नहीं थी। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जितनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही थी, उतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से काफी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी सफिशिएंट नहीं थी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है पर उसके लिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी सफिशिएंट नहीं है। पर कैपिटा इनकम कम हो चुकी थी, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम हो चुका था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इनफ नहीं था, राइट। इंडस्ट्रीज भी सही रेट पे ग्रो
नहीं कर रही थी। अब काफी सारे मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए 1970s में, राइट। अब क्या थे वो मेजर पॉलिसी डिसीजन? देखो, अब लिमिटेशंस हमने पढ़ी कि ये चीजें हम फेस कर रहे हैं, अब उसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो क्या थे वो चेंजेस? सबसे पहली चीज, चाइना ने डिसाइड किया कि जो हमने आइसोलेशन किया हुआ था, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी से रिलेशंस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, वो उन्होंने खत्म कर दिया 1972 में। उन्होंने आइसोलेशन हटा दिया और अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी यूएस के साथ, राइट। तो यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए, जिसकी वजह से आइसोलेशन हटा दिया गया 1972 में। अब 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशंस आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसको अपनी बुक में भी मार्क कर लो, कहीं पे भी लिख लो। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सबसे पहली चीज, प्रीमियर जाओ एनलाई जो थे, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस परफॉर्म करी, प्रपोज करी। किसके एरिया में मॉडर्नाइजेशंस की जरूरत थी, रिफॉर्म्स की जरूरत थी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, राइट। ये 4 एरियाज में मॉडर्नाइजेशन लाने की बात हुई 1973 में। इसके बाद 1978 में डेंग जाओपिंग करके जो थे, लीडर थे वो चाइना के, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी कि अब हम ट्रेड के लिए अपने डोर्स ओपन कर रहे हैं, यू कैन कम एंड इनिशिएट ट्रेड विथ चाइना, राइट। आफ्टर दैट उन्होंने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी क्या थी? इट वाज अ पेनफुल ट्रांजिशन सोशलिस्ट से कैपिटलिज्म में, राइट। इन इजियर वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन, या सो शॉक थेरेपी वाज पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो इस चीज को अडॉप्ट ना करते हुए, एकदम से सारे चेंजेस ना लाते हुए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी शुरू करी। अब क्या थी वो चीजें? 1982 में सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया। 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया। 1998 में इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जो स्पेशल SEZs थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, वहां से ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया कि अब कोई भी कंट्री आके ट्रेड कर सकती है उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, राइट। अब इसके आउटकम्स क्या हुए? सबसे पहले हमने पढ़ा कि उन्होंने एक सोवियत मॉडल अपनाया। अब सोवियत इकोनॉमी के क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स थे वो पढ़े। उसके बाद नेगेटिव्स को हैंडल करने के लिए मेजर पॉलिसी डिसीजंस लाए गए, वो हम कर चुके हैं। अब मेजर पॉलिसी डिसीजंस की वजह से क्या क्या पॉजिटिव्स और लिमिटेशंस हमें फेस करी, राइट। सबसे पहली चीज पॉजिटिव्स पे आते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गई थी क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया था। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो रूरल इनकम थी, गांव की जो इनकम थी, वो भी इंक्रीज हुई। इसके बाद चाइनीज इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, फास्टर रेट पे ग्रो करने लग गई। फॉरेन ट्रेड में राइज आया, फॉरेन ट्रेड बढ़ा। चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब बाहर की कंट्रीज प्रेफर कर रही थी चाइना में आके बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट करना, राइट। एंड जो चाइना था वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बना 2001 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, राइट। अब इसके लिमिटेशंस क्या थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे फेस हुई? सबसे पहली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। फीमेल एम्प्लॉयमेंट का तो नामो निशान नहीं था, और वर्किंग कंडीशंस फीमेल्स की बहुत बुरी हो चुकी थी। एनवायरनमेंट, अब देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था। करप्शन बढ़ रही थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ चुकी थी, वही पुरानी स्टेटमेंट, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया। तो यही चीजें वो फेस कर रहे थे, राइट। तो यहाँ तक आपका चाइना का इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस, बट वो इतना
समझाने वाला उसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। जिसको वो नोट्स चाहिए हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और एज इट इज आप वो आंसर अपनी आंसर शीट में लिख के आ सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।